द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी का लिखा उपन्यास नदी के द्वीप, भाग 7। मैत्री, संख्य, प्रेम, इनका विकास धीरे धीरे होता है, ऐसा हम मानते हैं। प्रथम दर्शन से ही प्रेम की संभावना स्वीकार कर लेने से भी इसमें कोई अंतर नहीं आता, पर धीरे धीरे होता हुआ भी वे समगति से बढ़ने वाला विकास नहीं होता। सीढ़ियों की तरह बढ़ने वाली उसकी गति होती है, क्रमशः नए नए उच्चतर स्तर पर पहुंचने वाली। कली का प्रस्फुटन उसकी ठीक उपमा नहीं है, जिसका क्रम विकास हम अनुक्षण देख सके। धीरे धीरे रंग भरता है, पंखुड़ियाँ खिलती है, सौरभ संचित होता है और चलती हवाएं रूप को निखार देती हैं। ठीक उपमा शायद सांझ का आकाश है, एक क्षण सूना कि सहसा हम देखते हैं, अरे अरे वह तारा। और जब तक हम चौंक कर सोचें कि यह हमने क्षण भर पहले क्यों ना देखा, क्या तब नहीं था, तब तक इधर उधर आगे ऊपर कितने ही तारे खेलाए। तारे ही नहीं, राशि राशि नक्षत्र मंडल, धूमिल उल्काकुल, मुक्त प्रवाहिनी, नभ पयस्वनी। अरे आकाश सूना कहाँ है, यह तो भरा हुआ है रहस्यों से जो हमारे आगे उद्घाटित है। प्यार भी ऐसा ही है, एक सम्मोन्नत ढलान नहीं, परिचिति के, आध्यात्मिक संस्पर्श के नए नए स्तरों पर उन्मेष। उसकी गति तीव्र हो या मंद, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, वांछित हो या वांछातीत। आकाश चंदोवा नहीं है कि चाहे तो तान दे, वह है तो है, और है तो तारों भरा है, नहीं है तो शून्य। शून्य ही है जो सब कुछ को धारण करता हुआ रिक्त बना रहता है। गोरा से भुवन का 14 वर्ष का या कि 7-8 वर्ष का परिचय भी ऐसा ही था। इस लंबे अंतराल के बाद जो नया परिचय हुआ था, वे पहले परिचय से बिल्कुल भिन्न स्तर पर था। दूसरे स्तर पर वे समगति से चल रहा था कि सहसा एक झोंके से वह एक स्तर और उठा या गहरे में चला गया। भुवन को कॉलेज की नौकरी करते 1 वर्ष हुआ था। थीसिस भी उसने भेज दिया था। वर्ष भर के अंदर उसे परिणाम की सूचना मिलेगी और जैसा कि उसे पूरा विश्वास है, अगर उसे डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी तो कॉलेज में उन्नति तो होगी ही, आगे काम की सुविधा भी मिलेगी, शायद विश्वविद्यालय में भी कुछ कर सके। एक स्थिरता उसके मानसिक जीवन में आ गई थी जो गतिहीनता नहीं थी, सधी हुई निर्दिष्ट गति की सूचक थी। गोरा ने बीए की परीक्षा दे दी थी, साथ ही संगीत की एक परीक्षा भी दी थी। भुवन ने उसे एक उत्साहवर्धक पत्र लिखा था और लिखा था कि वह आशा करता है कि गौरा अच्छी तरह पास होगी, क्योंकि वह चाहता है कि गौरा जो कुछ करे अच्छी तरह करे। पर साथ ही उसकी यह भी धारणा है कि गौरा में जो कलात्मक संवेदना है, उसकी अभिव्यक्ति और निष्पत्ति बीए एमए की डिग्रियों में नहीं है, रचनात्मक कर्म में है। उसकी प्रतिभा का उपयोग ना करना, प्रस्फुटित होने का मार्ग ना देना, उसी जीवनानंद की शोध में ना लगाना निष्क्रिय आत्महनन है, अंधकार को आत्मसमर्पण है। जबकि वे गोरा को हमेशा एक उजली और दौड़ती हुई धूप के रूप में ही देखता है। पहाड़ पर बदली में से फूटी हुई किरण जैसे धन खेतों पर लहराती दौड़ती चली जाती है, वैसे ही उसके पत्र के उत्तर में देर हुई थी। जब आया था, तब जो आया था उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं था। उसमें उसके पत्र की किसी बात का कोई उल्लेख नहीं था। बहुत छोटे पत्र में उतना ही लिखा था, भुवनदा, आप क्या 2-4 दिन के लिए भी नहीं आ सकते? मुझे आगे मार्ग नहीं दिखता है और मैं अंधेरे में डूबना नहीं चाहती। जल्दी आइए। आपकी गोरा। भुवन की समझ में कुछ भी ना आया। उसे ध्यान आया, गोरा का परीक्षा फल निकल गया होगा। गोरा ने लिखा क्यों नहीं? कहीं फेल तो नहीं हो गई? पर असंभव। उसने रजिस्ट्रार को जवाबी तार देकर परीक्षा फल मांगा। उसी रात उत्तर आ गया।
प्रथम श्रेणी, दूसरा स्थान। हाँ, यही हो सकता था। फेल होने की कल्पना भी क्यों उसके मन में आई। पर बात क्या है? गोरा को वे क्या उत्तर दे? क्या चला जाए? लेकिन क्यों? पहले जाने तो कि बात क्या है। और तब सहसा सहसा आकाश में एक तारा फूट आया था। तो गोरा के विवाह का प्रश्न उठा है। आखिर उठा ही, और वे आगे मार्ग नहीं देख पा रही है। और भुवन, हाँ, भुवन उसे जानता है, बहुत निकट से जानता है। आज अगर गौरा जीवन के इतने बड़े निर्णय के सामने उसकी राय पूछ रही है और उसी पर चल पड़ेगी, इतना बड़ा दायित्व उस पर थोप रही है, तो क्यों? क्योंकि उसने पहले देखा है जो भुवन को पहले देखना चाहिए था, कि भुवन उसे, उसकी संभावनाओं को उससे भी अच्छी तरह पहचानता है। और आकाश तारों से भर गया था। भुवन तटस्थ है, पर गोरा के भविष्य में उसे गहरी दिलचस्पी है। वे क्या करती है या नहीं करती है, उसका क्या होता है, यह भुवन के लिए अत्यंत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी भूतपूर्व शिष्या है? नहीं, यद्यपि हाँ, वह भी उस नाते वे किसी हद तक उसके भविष्य का उत्तरदायी है। पर मुख्यतया इसलिए कि वह कुछ है जो जीवन से भुवन ने पाया है, जिनके सहारे उसने स्वयं अपने को अधिक पाया है। सहसा उसका अंतर गोरा के प्रति स्नेह ही नहीं, एक अद्भुत कृतज्ञता से द्रवित हो गया। अच्छा अध्यापन वही है जिसमें अध्यापक भी सीखता जाए। इतना ही नहीं, वे स्थायी संबंध है जिसका आलोक भविष्य में भी दोनों का मार्ग उज्जवल करता है। भुवन ने गोरा को लिखा, गौरा, तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारे स्नेह का दावा मुझ पर सदैव रहा है, पर इतनी दूर से तुम सहसा बिना कारण बताए बुलावा भेजोगी, यह नहीं सोचा था। मेरे पत्र की किसी बात का उत्तर तुमने नहीं दिया और परीक्षा फल तक नहीं सूचित किया। क्या मैंने कभी कल्पना की थी कि तुम्हारा परीक्षा फल रजिस्ट्रार को तार देकर मंगाना पड़ेगा? पर तुम्हारे कारण ना देने से ही शायद मैं कारण का ठीक ठाक अनुमान लगा सका हूँ। और तुम्हारे मौन से मुझे आलोक मिला है, शक्ति मिली है, जिसके सहारे मैं दो एक बातें लिखने बैठ गया हूँ, जो कदाचित तुम्हारे कुछ काम आवे। गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन करे, यह मैं सदा से गलत मानता आया हूँ। तुम जानती हो, दिशा निर्देशन भीतर का आलोक ही कर सकता है। वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी सब गुलामी है। दूसरे यही कर सकते हैं कि उस आलोक को अधिक द्युतिमान बनाने में भरसक सहायता दे। वही मैंने जब तब करना चाहा है, और उस प्रयत्न में स्वयं भी आलोक पा सका हूँ। यह मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। तुम्हारे भीतर स्वयं तीव्र संवेदना के साथ मानो एक बोध भी रहा है, जो नीति का मूल है। तुम्हें मैं क्या निर्देश देता? अभी किस प्रश्न को लेकर तुम चिंतित हो, यह शायद मैं समझ सका हूँ, पर उस प्रश्न में सहसा इतनी चिंत्य तात्कालिकता क्यों आ गई कि तुमने मुझे बुला भेजा? यह तुम्हारी ओर से किसी सूचना की अनुपस्थिति में कैसे जानूं? यह प्रश्न आगे पीछे उठता ही। मैं समझता हूँ कि परीक्षा फल के साथ साथ ही भविष्य निर्णय का प्रश्न तुम्हारे माता पिता के सामने उठा होगा। यह भी हो सकता है कि उन्होंने पहले से कुछ सोच रखा हो, चाहे कह भी रखा हो, और अब जब उनकी समझ में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई और वह भी हो गई, तब तुम्हें पूछा या बताया हो। उन पर मेरी श्रद्धा है और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा अहित उनसे नहीं होगा। इतना ही नहीं, मैं यह भी समझता हूँ कि तुम्हारे हिताहित के विषय में तुम्हारी धारणा को वे अमान्य नहीं करेंगे। उससे कलेश होगा, तब भी नहीं। एक बार तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था, संतान को पढ़ा लिखा कर फिर अपनी इच्छा पर चलाना चाहने का मतलब है स्वयं अपनी दी हुई शिक्षा दीक्षा को अमान्य करना, अपने को अमान्य करना। क्योंकि 20 बरस में माँ बाप संतान को स्वतंत्र विचार करना भी ना सिखा सके तो उन्होंने क्या सिखाया? जो व्यक्ति ऐसी बात मान सकता है, उसके विचार परिपाटी के बुनियादी मान ठीक हैं, और मुझे विश्वास है कि वे चाहे वचनबद्ध भी हो चुके हों, जो मेरी समझ में ना हुए होंगे, उनसे साफ साफ बात करना शुभ परिणाम देगा। पर यह बाहर की बात है। तुम्हारे भीतर
यहाँ कुछ कहते दोहरा संकोच होता है, फिर भी कुछ कहूँगा ही। हाँ, इसे तुम मेरा मत ही समझो, वह भी पूर्वग्रह दूषित मत, उससे अधिक कुछ नहीं। आगे पीछे इस प्रश्न का सामना करना ही होता है। और जहाँ तक निरे सिद्धांत का प्रश्न है, मैं मानता हूँ जब तक कोई स्पष्टतया मनोवैज्ञानिक केस ना हो, विवाह सहज धर्म है और है व्यक्ति की प्रगति और उत्तम अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक सीढ़ी। लेकिन सिद्धांत के प्रतिपादन से ही प्रश्न का उत्तर नहीं हो जाता। व्यक्तित्व के प्रश्न के आगे व्यक्ति का जो प्रश्न है वह बना रहता है। उसके विषय में यह कह सकता हूँ कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे इकाई से बाहर प्रसृत करने का प्रश्न नहीं उठता। वह प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना और विकास के मार्ग ना हो, और प्रश्न उठने के बाद फिर व्यक्ति विशेष की खोज होती है। उसमें जोखिम अनिवार्य है, पर आंतरिक आलोक कुछ भी काम नहीं देता। ये कैसे माना जाए? जोखिम भी कौन सा उठाने लायक है, कौन सा नहीं, इसके निर्णय में अंतःकरण का साक्ष्य अवश्य सहायक होता है। राह चलना हो तो हर मोड़, हर चौराहे पे राही को जोखिम उठाना होता है, और वे उठाता है। उस समय आंखें बंद करके दूसरे के निर्देश पर अपने को नहीं छोड़ देता। और गार हंसते एक लंबी यात्रा है, बल्कि पथ यात्रा नहीं, सागर यात्रा, जिसमें मोड़ चौराहे पर नहीं, क्षण क्षण पर संकल्प पूर्वज जोखिम का वर्ण करना होता है। और कोई लीके आकी हुई नहीं मिलती। नक्शे और कंपास और अंतोगतवा अपनी बुद्धि और अपने साहस के सहारे चलना होता है। तुम्हें जो राह दिखती है उस पर चलो गोरा, धैर्य के साथ, साहस के साथ, और हाँ, जो तुमसे सहमत नहीं है उनके प्रति उदारता के साथ, जो बाधक हैं उनके प्रति करुणा के साथ। और राह पर जब ऐसा साथी मिलेगा जिसका साथ तुम्हें प्रीतिकर, वांछनीय, कल्याणप्रद लगे, तब किसी की बात ना सुनना। जान लेना कि अब स्वतंत्र रूप से जोखिम वरने का समय आ गया। यही मैं मानता हूँ। स्वयं उस आदर्श को नहीं पाता, वह दूसरी बात है, पर वे ठीक है, इसके बारे में मुझे जरा भी संशय नहीं है। और अभी क्या लिखूं? तुम क्या करती हो, क्या करोगी लिखना। अब भी अगर बुलाओगी तो आ जाऊंगा। यूँ छुट्टियों से तत्काल पहले छुट्टी मिलना कठिन होता है, पर आना हो तो एकदम छुट्टियों में ही आने से काम न चलेगा। तुम्हारा भुवनदा। गोरा के दूसरे पत्र से भुवन ने जाना कि बात विवाह की ही थी। प्रस्तावित लड़का गोरा के कॉलेज में पढ़ता रहा था। उसे 3-4 वर्ष आगे। उसके पिता की ओर से बात पहले उठाई गई थी जब गोरा ने इंटर पास किया था। लड़का तब विदेश में था। गोरा के माता पिता ने तब इसी आधार पर डाल दिया था कि लड़का तो विदेश में है, पर माँ यही मानती थी कि वे लगभग वचनबद्ध है। लड़का जाड़ों में लौट आया था इंजीनियर बनकर। तब से बात चल रही थी और गोरा की परीक्षा के बाद ही प्रबल होकर उठी। यो लड़के वाले राजी थे कि गोरा आगे भी पढ़ना चाहे तो पढ़े, पर पक्की बात वे तुरंत चाहते थे, और विवाह भी इसी वर्ष नहीं तो अगले वर्ष। लड़के को गोरा ने देखा अवश्य था, पर उसकी बहुत हल्की सी स्मृति ही उसे थी, और ये कहने का कोई कारण नहीं था कि उनमें कोई विशेष अनुकूलता है। विवाह की बात लड़के की इच्छा पर ही उठी थी, पर एक बीए के विद्यार्थी का एक फर्स्ट ईयर की लड़की के प्रति आकर्षण अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता। गोरा ने यह भी लिखा था कि भुवन के पत्र से उसे बहुत सहारा मिला और आगे का मार्ग कुछ कुछ उसे दिखता भी है। माँ की अनशन की धमकी स्वयं एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पिता तो दुखी पर चुप हैं, किंतु माँ का कहना है कि उन दोनों के जीवन का दारोमदार इसी पर है। गोरा इसे स्पष्ट अन्याय समझती है, पर क्या माता पिता की इच्छा पर अपने को उत्सर्ग कर देना भी क्या एक रास्ता नहीं है? सारी परंपरा तो इसी का समर्थन करती है कि यही रास्ता है, और ऐसे आत्म बलिदान में सुख भी होता है यदि वे कल्याण की भावना से किया जाए, खींचकर आत्मदहन की भावना से नहीं। यही सब वे सोचती है, और अंतोगतवा निर्णय उसके माता पिता का नहीं, उसी का है। वे जो कुछ भी करे परिणामों के लिए उत्तरदायी वही होगी।
शीघ्र ही वह कुछ तय कर लेगी, और बिल्कुल नहीं ही कर सकी तो फिर भुवनदा को बुला भेजेगी। छुट्टी वह ना ले, अवकाश आरंभ होते ही आ जावें, और जब तक वे बात टाल लेगी। भुवन ने फिर एक छोटा सा पत्र उसे लिखा। गौरा, तुम्हारे पत्र से पूरी बात मालूम हुई। नया मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा, पूरे विश्वास के साथ कि जो भी तुम करोगी भूल नहीं करोगी। आत्म बलिदान की बात हमारी पीढ़ी की हर युवती सोचती है। युवती ही क्यों, युवक भी। बलिदान ही हो तो कोई दूसरा क्या कह सकता है। अपनी जिंदगी लुटाने का हक हर किसी को है, और ऐसे मौके भी हो सकते हैं जब अन्याय को चुनौती देने का कोई दूसरा उपाय ही ना रहे। यह मैं सोचता हूँ। जानते हो, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। हाँ, 10 यू। और तुम जानते हो, मैं जान गंवाकर तुम्हारी अवहेलना कर सकता हूँ। यह उत्तर कायर का नहीं, साहसी का है। पर आत्म बलिदान आत्म प्रवंचना नहीं है। ये खूब अच्छी तरह पड़ताल करके देख लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि इस मामले में हमारे सब युवक युवतियां सतर्क रहती हैं। इस तरह का झुकना बलिदान नहीं, पलायन है। कटु निर्णय से, स्वाधीनता के जोखिम से पलायन। स्वाधीनता साहस मांगती है, दुस्साहस भी मांग सकती है। स्वाधीनता साहसी का धर्म है, हमारा संस्कार है। हाँ, पर श्रवण कुमार का जो आदर्श है वही जरा सी चूक पर हमारी सारी पीढ़ी की पराजय और कलीफता का बड़ा अच्छा प्रतीक भी है। कंधे पर लदी हुई भंगी पितृभक्ति का, आदर्श परायणता का, आत्म बलिदान का प्रतीक नहीं, जड़ पूजा का, आत्म प्रवंचना का, स्वाधीन जीवन की अपात्रता का प्रतीक है। श्रवण के लिए यह क्या था, इसका निर्णय करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मेरी पीढ़ी के लिए वह क्या है, यह मैं ठीक जानता हूँ। तुम पर मुझे आस्था है। आत्म बलिदान करती हो तो मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम लो। सच्चा बलिदान भी स्वाधीन व्यक्ति का कर्म है। पत्र दोगी? मैं देखो कितने तपाक से पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हारा भुवनदा। इसका उत्तर उसे बहुत दिनों तक नहीं मिला। पहले कुछ दिन उसने प्रतीक्षा की, फिर मान लिया कि गोरा ने विवाह की स्वीकृति दे दी है, और दे दी है तो भुवन को और लिखने को अभी क्या होगा। 2-4 मास बाद या क्या जाने, विवाह के बाद ही वह लिखेगी। अवकाश आरंभ हो गया। उसने सामान तैयार किया कि अगर गोरा बुलाएगी तो वहाँ, नहीं तो कुछ दिन के लिए पहाड़ वहाड़ कहीं चला जाएगा। पर 4-6 दिन ऐसे ही बीत गए। सहसा एक दिन मद्रास में गोरा का पत्र आया। भुवनदा, मैंने एक साथ कई निश्चय कर लिए। वह बात समाप्त हो गई है। माँ बहुत रोई धोई, पर मान लेगी ऐसा विश्वास है। पिता ने भी यही कहा। बोले, बेटी, हम दोनों तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, यह विश्वास न खोना। तुम्हारी माता समझ जाएगी, और हमारा पूरा विश्वास तुम पर बना है। यह मैं तुम्हें कहता हूँ, और कुछ उनसे कहते नहीं बना। कहते तो शायद मैं सह न सकती। दूसरा निश्चय, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर रही, संगीत के लिए आई हूँ। 1 वर्ष यहाँ और 1 वर्ष मैसूर में रहूंगी। इतनी दूर स्पष्ट दिखता है, और इसमें इतना काम है कि आगे देखना अभी जरूरी नहीं जान पड़ता। यूं यह भी लगता है कि असल चुनाव मैंने कर लिया है। आगे इतनी कड़ी परीक्षा अब न होगी। भुवनदा, पलायन इधर भी हो सकता है, उधर भी। बिना मन के भीतर घुसे केवल कर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। आपने एक बार कहा था, आत्मा के नक्शे नहीं होते कि हम चट से फैसला दे दें। इस सीमांत के इधर स्वदेश, उधर विदेश, इधर पुण्य, उधर पाप। आत्मा के प्रदेश में सीमांत हर क्षण, हर सांस के साथ बदल सकता है, क्योंकि हर क्षण एक सीमांत है। वह बात आज समझ रही हूँ। जीवन एक बार का वर्ण नहीं है, वह अनंत वर्ण है। प्रत्येक क्षण हम स्वीकार और परिहार करते चलते हैं। भुवनदा, मैं भागकर नहीं आई, माँ के दुख से भी नहीं। सामने काम है, और बड़ा अर्जेंट, बड़ा जरूरी काम। इसी झंझट में मैंने इतनी देर कर दी, पर आप जरूर मेरी बात ठीक ठीक समझेंगे, और तब आपको ये देर भी अच्छी लगेगी। आपकी कृतज्ञ गोरा, पुनश्च।
अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। अवकाश आप कहाँ बिताएंगे? कहीं पहाड़ पर चले जाइए। पिताजी मसूरी जाएंगे, वहीं आप जाएं तो उनसे मिलिएगा। आपसे मिलकर उन्हें तसल्ली होगी। गौरा। उसी डाक में बेंगलोर से पत्र आया कि उसका थीसिस स्वीकृत हुआ है और डॉक्टरेट प्रदान करने का अनुमोदन किया गया है। अगले कन्वोकेशन में उसे डिग्री मिल जाएगी। दक्षिण में ही गौरा ने पहले पहल समझा कि कलाकार कैसे देश काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी लगन, कोई भी गहरी साधना व्यक्ति को इन बंधनों से परे ले जाती है। देह का अपना धर्म है, उससे तो मुक्ति नहीं मिलती, पर आत्मा या आत्मा की बात ना करें, क्योंकि उसके साथ जो अजर अमर होने की प्रतिज्ञा ही है, मन भी जरा मुक्त चिर युवा रह जाता है। एक दिन साधक सहसा पाता है कि अरे, यह देह तो बूढ़ी हो गई, जबकि भीतर का जीव ज्यों का त्यों है, बल्कि अधिक स्फूर्ति युक्त, अधिक समर्थ। तब अगर वे मन को देह पर छोड़ देता है, तभी मन भी जरा का अनुगत हो जाता है। नहीं तो अंत तक देह के विघटन विलयन तक भी वे वैसा ही अछूता चला जाएगा। ऐसा गोरा को लगता है। पढ़ाई के साथ साथ भी वे संगीत साधना करती रही थी, पर वहाँ वह गौण थी। अपने को उसमें बहा नहीं दिया जा सकता था, समर्पण नहीं हो सकता था, और साधना शर्तबंद नहीं होती, वह आंशिक नहीं होती, या होती है या नहीं होती। और अब यों संपूर्ण साधक कम ही होते हैं। अधिकतर या तो सब समय अधूरा समर्पण या कुछ समय पूरा समर्पण दे सकते हैं। सब समय पूरा समर्पण तो पागलपन है, जो देवत्व का समकक्षी है। वह तो दुर्लभ है। गौरा जानती है कि वे वैसी संपूर्ण साधिका, बल्कि वैसी संपूर्णता हो तो साधिका क्यों सिद्ध नहीं है, और भीतर यह भी अनुभव करती है कि वैसी वह होना भी नहीं चाहती। पर जितनी साधना या जितना शोध, जितनी तपश्चर्या उसे करनी है, वे संपूर्ण हो, यह वह चाहती है, और इसके लिए कृत संकल्प है। उसने पाया कि संगीत के अध्ययन के साथ संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। वह भी उसने आरंभ कर दिया। फिर उसी से संबद्ध संस्कृत काव्यों का अध्ययन। इसमें उसने पाया कि संगीत अकेला नहीं खड़ा होता, उसे वास्तव में स्वायत्त करने के लिए थोड़ा इधर उधर भी बढ़ना आवश्यक है। नाट्यशास्त्र तक पहुँचते ना पहुँचते उसने जान लिया कि 2 वर्ष तो क्या होते हैं, उसे 20 वर्ष भी थोड़े हैं। पर व्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें वे मान ही लेना चाहती है। संपूर्ण साधक उन्हें अमान्य भी कर सकता है, वे जानती है। और वैसी लगन के लिए जो कठोरता और एक विशेष प्रकार की आत्मपरता चाहिए, उसे वे निरी स्वार्थपरता नहीं कहेगी, पर उसे अभी वे इष्ट नहीं है। वे इन मर्यादाओं को स्वीकार ही कर लेगी। 2 वर्ष पूरे करके कहीं काम करना होगा। पिता माता पर निर्भर करना अब उचित न होगा, और काम के साथ साथ ही संगीत साधना आगे चलानी होगी। बीच बीच में वे भुवन को पत्र लिखती, उसमें अपना उत्साह, अपनी चिंताएं, अपने संकल्प सभी व्यक्त करती। पर भुवन के पत्र फिर विरले हो गए थे। एक बार उसने लिखा कि तुम्हारी लगन से मुझे अपनी चूक पर ध्यान हो आता है। साधना से समझौता मैंने भी किया है, क्योंकि नौकरी मैं भी करता हूँ, पर समझौते में जितना अपनी साधना को देना चाहिए, वह तो कम से कम निरालस निर्बंध भाव से देना चाहिए। गौरा इस पत्र से मुदित भी हुई, पर उसके बाद उसने अपने पत्र भी विरल कर दिए। महीने में 1 पत्र से अधिक वह न लिखती, कभी 2 महीने भी हो जाते। भुवन बंगलोर आ गया, शायद तब भेंट होगी, ये आशा उसके मन में थी, पर उसने व्यक्त न की। भुवन नहीं आया, और निराशा भी व्यक्त करने का कोई प्रश्न ना उठा। परीक्षाफल निकलने के तुरंत बाद उसे चंद्रमाधव का बधाई का पत्र मिला था। उसने उत्तर तत्काल नहीं दिया था, तब वह अशांत थी। मद्रास आने पर उत्तर देने से पहले चंद्र का एक और लंबा पत्र उसे मिला। चंद्र ने लखनऊ में अपने नए कार्य की बात लिखी थी, और उसके पिछले पत्र का, जो 1 वर्ष से अधिक पूर्व उसके भारत लौटने से पहले गौरा ने उसे लिखा था, हवाला देते हुए कहा था कि यूरोप का निराशावाद
शीघ्र ही सारी दुनिया पर छा जाएगा। एक महान विस्फोट आ रहा है गौरा जी, और उसकी लपटें भारत को अछूता न छोड़ जाएंगी। स्वाधीनता का आंदोलन है, ठीक है, लेकिन उस लपट का धुआं व्यक्ति के स्वातंत्र्य का दम घोट जाएगा। ऊब डूब की ही स्वाधीनता रह जाएगी। बस बस देखें आपका आशावाद क्या करता है तब। अनंतर और कई बातों के बाद लिखा था। सुना था कि आपके विवाह का निश्चय हुआ था, फिर सुना कि बात टूट गई। यह भी सुना कि मास्टर साहब के परामर्श से आप इसे मेरी अनाधिकार चर्चा न समझे। गौरा जी, स्वाधीनता का मैं खूब सम्मान करता हूँ और यूरोप से लौटकर मुक्त रहने का महत्व और भी समझने लगा हूँ। पर भुवन जैसे विज्ञान के नशेबाज की बात को जरूरत से ज़्यादा अहमियत भी दे दी जा सकती है। वह तो ऊब डूब भी नहीं है, डूब ही डूब है, और उस सागर में उबरना नहीं होता। यूं आपके सामने निश्चय ही स्पष्ट कर्तव्य पथ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पत्र ने गोरा के पहले पत्र का उत्तर ना देने का संकोच मिटा दिया था, और उसने 2 महीने तक कोई पत्र नहीं लिखा था। फिर जब लिखा था तब क्षमा याचना करते हुए यह भी लिख दिया था कि दूसरे पत्र से वे विरक्त हो गई थी। आप जो सुनते हैं सुन सकते हैं, पर हर सुनी बात की पड़ताल आवश्यक नहीं होती, और मास्टर साहब के बारे में आपने जो लिखा है उसमें मैं पूर्ण सहमत हूँ, पर आप उससे जो परिणाम निकालते हैं उससे नहीं। वे विज्ञान में डूबे हैं, ठीक है, उसे आप नशा भी कह लीजिए, पर इसलिए वे राय नहीं दे सकते, यह मैं नहीं मानती। यूँ वे राय कभी देते ही नहीं, पर जब देंगे तब वे अधिक सामान्य होगी, क्योंकि वे अनासक्त होगी। ऐसा मैं जानती हूँ। जिसे आप नशेबाज कहते हैं, मैं, अगर आप अनुमति दें, साधक कहूँगी। वे अपने नशे से इतर बातों में बिल्कुल बिल्कुल असंपृक्त होता है, यही उसकी शक्ति है। आप कहते हैं कि वे इसलिए अविश्वास्य है, मैं कहती हूँ कि इसीलिए वे विश्वास्य है, क्योंकि विश्वास अविश्वास दोनों ही उसे नहीं छूते। पर अपने भविष्य निर्णय के बारे में मेरा कोई मत ही नहीं था। ऐसा आपने क्यों मान लिया? क्या यूरोप के निराशावाद में ये उदासीनता भी शामिल है? चंद्रमाधव ने तुरंत क्षमा याचना कर ली थी। आपको कलेश पहुंचाना या आपकी या भुवन जी की अवहेलना करना मुझे बिल्कुल अभीष्ट न था। आपकी शुभाशंसा से ही मैंने यह सब लिखा था। वापस लेता हूँ। आपके पत्र से स्पष्ट विदित होता है कि आप में प्रबल संकल्प शक्ति है, और आपको आपके मनोनीत पथ से कोई नहीं हटा सकता। मैं इस पत्र से आश्वस्त ही नहीं, बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ। आगे चलकर उसने पूछा था कि गौरा दक्षिण में क्या कर रही है, और क्या विश्व की इस संकटापन्न अवस्थिति में उसे संगीत की साधना पर्याप्त जान पड़ती है। गौरा ने उसकी क्षमा याचना शिष्ट ढंग से स्वीकार कर ली। संगीत के बारे में उसने लिखा, मैंने पहले भी एक बार लिखा था कि हम लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, हमारा मुहावरा अलग है। फिर भी कहूँगी कि मेरी समझ में तो एक विश्व संकट यह भी है कि साधना आज इतनी नगण्य हो गई है कि हमारा साध्य जीवन का आनंद ना रहकर जीवन की सुविधाएं रह गया है। यानी जीवन की हमारी परिभाषा ही बदल गई है। वे जीवन का नहीं, जीवन की क्रियाओं का नाम हो गया है। इसलिए आज हम जीवन के शोध की नहीं, जीवन की दौड़ की बात कहने लगे हैं। जीवन का बाह्यकरण करते करते हमने उसका बहिष्कार ही कर दिया है। आप ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि आप दूसरी तरफ है, आप दौड़ में हैं। गणित की भाषा में कहूँ, जो शायद हमारे आपके मुहावरे के अत बीच आ सके, तो कहूँगी कि दौड़ का अर्थ है देश, देश काल, जबकि शोध का अर्थ है देश गुणा काल। आप विभाजन फल मांगते हैं, मैं कह ही लेने दीजिए अपने समूचे वर्ग की ओर से। हम गुणनफल के अन्वेषी हैं। आपकी मांग का अंतिम परिणाम है ना कुछ, यानी कुछ इतना स्वल्प कि नगण्य। हमारी साधना का अंत है सब कुछ इतना विशाल कि आप भी उसमें समा जाएं। यह अहंकार रोकती लगती है ना, पर है नहीं। मैं ना कुछ होकर ही
सब कुछ की शोध में हूँ। अहंकार इस तरफ नहीं हो सकता। अहंकार अहंकार तो सबसे बड़ा विभाजक है। सितंबर 1939 यूरोप में युद्ध आरंभ हो गया तो चंद्रमाधव और गोरा में और 2-1 पत्रों का विनिमय हुआ और तब भुवन का भी एक पत्र गोरा को मिला। भुवन के पत्र में गहरी वेदना थी। विज्ञान की एफिशिएंसी स्वयं साध्य बनकर मानव को कहाँ ले जाती है। युद्ध की घोषणा में इसका भीषण परिणाम उसे दिख रहा था। पुराने जमाने में जब वैज्ञानिक और नीतिज्ञ एक ही था, तब विज्ञान नीति को पुष्ट करता था और विज्ञान के विकास का इतिहास पहले एक पुष्ट नैतिकता का ही इतिहास रहा। नैतिकता ने किसी दैवी अलौकिक प्रतिमान पर आधारित एक अंधविश्वास या तर्कातीत श्रद्धा से हटकर एक बुद्धि संगत लौकिक मानववादी नैतिक बोध का रूप लिया। यहाँ तक कि वैज्ञानिक सब नीतिज्ञ नहीं तो नैतिक अवश्य थे और यहाँ तक विज्ञान का रिकॉर्ड वैज्ञानिक के लिए गौरव का विषय है। मध्य युग में बुद्धि की महानिशा में वैज्ञानिक संतों ने ही ज्ञान के टिमटिमाते आलोक को अपनी गोदड़ी के भीतर छिपाकर उसकी रक्षा की। पर किस लिए? कि औद्योगिक क्रांति के साथ वे सुविधा का गुलाम बनकर एक के बाद एक विभ्राट उत्पन्न कर चले। क्या यही मानव का भविष्य है? क्योंकि यह उसकी श्रेष्ठ उपलब्धि विज्ञान का भविष्य है, वह यह नहीं मान सकता। पर निसंदेह यह विज्ञान का शुष्मकाल तो है ही, और उसके साथ नैतिकता का भी क्राइसिस है, संस्कृति का भी, क्योंकि विज्ञान का क्राइसिस वैज्ञानिक नैतिकता और वैज्ञानिक संस्कृति का भी क्राइसिस है। इससे ये सीखना होगा कि नीति से अलग विज्ञान बिना सवार का घोड़ा है या बिना चालक का इंजन, वे विनाश ही कर सकता है, और संस्कृति से अलग विज्ञान केवल सुविधाओं और सहूलियतों का संचय है, और वे संचय भी एक को वंचित करके दूसरे के हक में, और इस अंबार के नीचे मानव की आत्मा कुचली जाती है, उसकी नैतिकता भी कुचली जाती है। वह एक सुविधावादी पशु हो जाता है। और यह केवल युद्ध की बात नहीं है। सुविधा पर आश्रित जो वाद आज तक चलते हैं वे भी वैज्ञानिक इसी अर्थ में हैं कि वे नीति निरपेक्ष हैं, मानव का नहीं, मानव पशु का संगठन ही इनका इष्ट है। कोई भी नीति निरपेक्ष व्यवस्था अनिवार्यतः सर्वसत्तावादी व्यवस्था होगी, क्योंकि नीति को छोड़ देने के बाद दूसरा प्रतिमान सत्ता का रह जाता है। मेरे लिए यही इस युद्ध का सबक है। यह युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है सहसा नहीं कहा जा सकता, ठीक स्वाधीनता के लिए ही है। यह कह देना भोलापन होगा, क्योंकि स्वाधीनता के साथ कितने इतर स्वार्थ भी तो मिले हुए हैं। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस युद्ध से आरंभ करके हमें संस्कृति के उन मानों के लिए संघर्ष करना है जिनको स्वयं हमारी इस संस्कृति ने ही नष्ट कर दिया या जोखिम में डाल दिया। हमें केवल युद्ध नहीं जीतना है, हमें शांति भी नहीं जीतनी है। हमें संस्कृति जीतनी है, विज्ञान जीतना है, नीति जीतनी है। हमें मानव की स्वाधीनता और प्रतिष्ठा जीतनी है। क्या इस युद्ध का सबक हमें वैसे वैज्ञानिक देगा जो विज्ञान को नीति से नहीं, नीति के लिए मुक्त रखेंगे? हमें आशा नहीं खोनी होगी। चंद्रमाधव के पत्र में निराशा भी थी और कुछ गर्व का भाव भी कि उसकी दुर्वाणी सच निकली। यह संस्कृति का अंतिम युद्ध है, क्योंकि जिसे हम संस्कृति कहते हैं वह एक सड़ा हुआ चौखटा है, और उसमें जो जीव बंद हैं वे जीव इसीलिए हैं कि वह पशु हैं। अगर पशु ना होकर तथा कथित संस्कृत मानव होता तो वह भी मर गया होता। जैसे कि सर्वत्र संस्कृत मानव मर गया है। इस युद्ध में से एक नई बर्बरता निकलेगी और सारी दुनिया पर राज्य करेगी। मैं कहता हूँ आने दो उस बर्बरता को। जिस तल पर हम हैं उस तल से ऊंचे की व्यवस्था स्वयं एक अभिशाप है, क्योंकि उससे हमारा संपर्क हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी धोखा है, गिनतियों का राज बनिए का राज है। आगे चलकर फिर उसने प्रश्न उठाया था, क्या आप अब भी मानती हैं कि कलाओं का और संगीत का कोई आत्यंतिक मूल्य है? इस जीवन में कोई स्थान है?
शायद युद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाने में वह सहायक हो सकती है। कला यानी पोस्टर, संगीत यानी फौजी बैंड और साहित्य यानी पैम्फलेट, पर्चे, अखबार नवीसी, रिपोर्टाज का नया माध्यम जो न पूरा तथ्य है न पूरी कल्पना, क्योंकि तथ्य और कल्पना का अंतर उस परंपरा का अवशिष्ट है जिसमें सनातन सत्य कुछ होता था और उसका शोध होता था। अब तथ्य ही तथ्य है। सत्य केवल तथ्य का वह रूप है जिसे आप हम देखते या जानते या भांपते हैं, यानी तथ्य हमारी कल्पना या हमारा पूर्वग्रह है। सत्य अगर पूर्वग्रह युक्त तथ्य है तो रिपोर्टाज श्रेष्ठ साहित्य है। सीधी बात है। कैसी उथल पुथल है। जो कुछ था जैसे उसके नीचे से धरती खिसक रही है। हमारे इस बेपेंदी के जगत को देखकर एक बार अट्ठास करने को जी चाहता है। गोरा ने पहले उत्तेजित होकर उत्तर लिखना चाहा। थोड़ा सा लिखा था, फिर फाड़ दिया। क्या उत्तर हो सकता है इसका? भुवन को उसने लिखा, भुवनदा, आपके पत्र कभी कभी आते हैं, पर जब भी आते हैं तो मैं अपने को आपके समांतर चलता पाती हूँ। इस पत्र में जो व्यथा है उसे मैं ठीक ठीक पकड़ सकती हूँ। ये कैसे कहूँ, मैं बहुत छोटी और क्षुद्र हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ चल सकूँ। मानव की स्वाधीनता और प्रतिष्ठा का मूल्य कुछ कुछ मैंने भी समझा है आपकी सीख से। मेरा क्षेत्र, यद्यपि उसे मेरा कहना कितनी बड़ी स्पर्धा है मेरी, आपके क्षेत्र से दूर, पर उसमें भी मेरी थोड़ी सी शक्ति के लिए कुछ करने को है। इस संकट में हम हार जाएंगे मैं नहीं मानती, और मुझे लगता है कि यह ना मानना भी स्वयं एक मोर्चा है, क्योंकि मानव नियति में विश्वास खोना मानव की प्रतिष्ठा की लड़ाई हार जाना है। भुवनदा, आप पढ़े हैं, मैं जैसे राम जी की सेवा में गई गिलहरी से अधिक कुछ नहीं हूँ, पर आपके आदेश से जो कुछ भी कर सकूं तो अपना गौरव मानूंगी। फिर सहसा विषय बदलकर उसने मैसूर की अपनी संगीत शिक्षा की कुछ बातें लिखी थीं और अंत में लिखा था कि आगामी गर्मियों में वह लौट जाएगी। यही उसने कुछ दिन बाद चंद्रमाधव को भी लिख दिया। 26 जून 1940 को सवेरे जब गौरा दिल्ली पहुंची तब रेडियो से घोषणा हो रही थी कि फ्रांस की लड़ाई समाप्त हो गई। सारा फ्रांस जर्मनी का अधिकृत हो गया। गौरा ने सोचा था कि वे दिल्ली पहुंचते ही भुवन को सूचना देगी कि वह वहां है और भुवन आकर मिल जाए, पर आने के बाद वे पत्र नहीं लिख सकी। उसके अनेक कारण हुए। ये दूसरी बात है कि भुवन ने ना पत्र लिखने की उसकी इच्छा जानी, ना ही पत्र ना लिखने के कारण। चंद्रमाधव को उसने लिखा, प्रिय श्री चंद्रमाधव, आपके दोनों पत्र मिल गए। भुवनदा के 2 समाचार आपने दिए, उनके लिए आभारी हूँ। आपने मुझे उन्हें पत्र लिखने को कहा है, पर मेरे पास अपनी ओर से अभी कुछ लिखने को नहीं है, और आपने जो बातें लिखी हैं उनके बारे में कुछ कहने का अधिकार अगर भुवनदा समझेंगे तो स्वयं मुझे लिख ही देंगे। तब तक मैं इसके सिवा क्या समझ सकती हूँ कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। वह बड़े हैं और मेरे श्रद्धेय हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आप शीघ्र यहाँ आने वाले हैं, आइए। मैं अभी यहीं हूँ, कुछ दिन तो रहूँगी ही, काम की तलाश करूँगी। आपकी गौरा। पत्र भेजकर वे फिर एकांत में बैठकर चंद्र के दोनों पत्र उलट पलट कर देख गई। एकाध स्थल पर उसने कोई वाक्य पढ़ा, पर वे वैसे लगातार पढ़ नहीं सकी। अक्षर उसकी आंखों के आगे तैर गए। उसने पत्र हटा दिए और संगीत की एक कॉपी उठाकर जल्दी जल्दी उलटकर एक जगह से खोली। उसके पन्ने पर अपने हाथ की लिखावट पर आंखें जमा दी, लेकिन उसकी अपनी लिखाई भी तैर गई। सहसा 2 बड़ी बड़ी बूंदें उस पर पड़ी और लिखाई फैल गई। गोरा ने आंचल से उसे पोंछा, पर उससे फैली हुई स्याही का एक लंबा धब्बा कागज पर बन गया। सहसा गोरा बिल्कुल अवश हो गई और कापी पर बाहें और सिर टेक कर फफक फफक कर रो उठी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।